ये टेंस है क्या, पेपर में आएगा कैसे? टेंस सिर्फ वो वर्ब है जो मैंने अभी अपने मुंह से बोला, क्या दिखाए? टाइम। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस में इज दिखता है तो हम समझ जाते हैं टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, यस और नो? अगर कहीं वॉज दिखता है तो हम समझ जाते हैं टेंस। अगर कहीं विल दिखता है तो हम समझ जाते हैं टेंस। क्या मैंने सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, एक्शन लिखा, कुछ भी और लिखा? नहीं। तो वर्ब अकेली सक्षम है आपको टाइम बताने में, बात नंबर 1। वर्ब अकेली सक्षम है आपको टेंस बताने में, बात नंबर 2। आपको पूरे सेंटेंस की हिंदी करनी आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए सेंटेंस के अंदर की वर्ब। अगर आपने वर्ब को पहचानना सीख लिया यानी आपने टेंस को पहचानना सीख लिया। अब हमें टाइम के हिसाब से जो वर्ब पहचाननी है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि टाइम 3 तरीके से बांटा गया है। पहले को क्या कहते हैं, जो आज मैं आपके सामने खड़ी हूं। दूसरे को जो पिछले वीक में आपके सामने खड़ी थी। और तीसरे को जो बनाने के लिए आप यहां बैठे हो। यहां पास्ट या प्रेजेंट सुधारने थोड़ी बैठे हो, क्या बनाने बैठे हो? फ्यूचर, जो कि प्रेजेंट की मदद से बनता है जब पास्ट को छोड़ दिया जाए। फ्यूचर कैसे बनता है? प्रेजेंट की मदद से जब पास्ट को छोड़ दिया जाए। मैं फिलोसफी नहीं झाड़ रही हूं, मैं ग्रामर का नियम पढ़ा चुकी हूं तुम्हें इस लाइन के अंदर, ध्यान से सुनो। मैंने बोला फ्यूचर बनता है प्रेजेंट की इन्वॉल्वमेंट से जब पास्ट को छोड़ दिया जाए। दुनिया में भी ये सच अप्लाई होता है, पर लॉजिकली मैं ये कह रही हूं कि प्रेजेंट से ही फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स बने। प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन ही फ्यूचर टेंस है। कैसे मैम? अगर हमें इंग्लिश में कभी भी प्रेजेंट दिखाना होता है ना, तो उसका एक ही मतलब होता है, हमें लाइन में पक्का क्या मिलना चाहिए? अगर आपको वर्ब की टेबल थोड़ी अच्छे से याद है तो फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्लूरल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है इन्फिनेटिव फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म का ही नाम होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू। हैरानी से घूर रहे हो, वर्ब के नाम भूल गए? हर वर्ब के नाम होते हैं, आपने उन्हें रोल नंबर से याद कर रखा है। मतलब मैं इस क्लास में अटेंडेंस लेने लग जाऊं सपोज, तो ये लोग होंगे रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 कंप्लीट। यस और नो? अब आप में से कोई मुझे सड़क पे नमस्ते राम राम कुछ कर रहा है और मैं कह रही हूं और रोल नंबर 2 क्या हाल चाल? सही लगेगी बात सुनने में? मुझे सड़क पे उसे रोल नंबर से नहीं, किससे बुलाना चाहिए? नाम से। नाम नहीं पता तो स्टूडेंट बोल सकती हूँ, बेटा बोल सकती हूँ, बेटी बोल सकती हूँ, लेकिन रोल नंबर से बोलना तो सार्वजनिक तौर पे सही नहीं माना जाता। हमने वर्ब के साथ ये दुराचार बचपन से लेके आज तक कई हजार बार किया है। हम वर्ब को हमेशा पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, हमने उनके नाम ना कभी जाने ना सुने, और सुन भी लिए तो याद नहीं किए। और फिर जब टीचर ने बोले तो उसे हैरानी से और घूर दिया, भाई दोबारा बता सारे, हम तो भूल गए। रिकॉर्डेड में सुन लो, बिल्कुल नहीं बताऊंगी दोबारा, पिछली चीजें बताते रहूं, आगे ना जाऊं। रिकॉर्डेड क्लास में वर्ब के नाम सुनो। अगर किसी का कनेक्शन नहीं बना था जब मैं 5 नाम बोल रही थी, क्योंकि सारे टेंसेस जो बने हैं ना वो वर्ब के नाम पे बने हैं। जितने भी टेंसेस डेवलप किए गए हैं वो वर्ब के नामों से डेवलप हुए हैं। जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म वर्ब का नाम है, उससे बना दिया प्रेजेंट टेंस। पास्ट फॉर्म वर्ब का नाम है, उससे बन गया पास्ट टेंस। और बल्कि हर समय पर काम करने के तरीके भी तो 4 हैं। मतलब समय तो 3 तरीके का है, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। लेकिन प्रेजेंट में जब हम किसी काम को करते हैं तो 4 तरीके से वो काम किया जाता है। सबसे पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट, जिसमें हम सिर्फ बताते हैं काम क्या है, इंसान क्या है, हमें उसका निश्चित तौर पे कुछ नहीं पता होता कि वो काम हो गया या नहीं हुआ, या शुरू हुआ या चल रहा है या शुरू होगा, कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए इसी टेंस को इंडेफिनिट भी कहते हैं। अगर आप स्कूल अपना याद करोगे तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाता था टीचर। तो इंडेफिनिट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें निश्चित तौर पे कुछ भी पता नहीं चलता काम के बारे में। बस ये पता लगता है कौन इंसान है या क्या
काम है, जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं खाती हूं, मैं सोती हूं, मैं चलती हूं, मैं कूदती हूं, नाचती हूं, ये तरह की जो चीजें जिसमें हम बता रहे हैं भाई क्या है, वो क्या है, सिंपल है। अगला जो टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, वो ये बताता है कि काम शुरू हो चुका है पर खत्म नहीं हुआ। उसको कौन से टेंस से दिखाते हैं, कंटिन्यूअस से। यानी अगर एग्जामिनर पास्ट कंटिन्यूअस जानना चाह रहा है तो यानी पास्ट में काम अभी चल रहा है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह रहा है यानी प्रेजेंट में काम अभी चल रहा है। अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कह रहा है यानी फ्यूचर में काम अभी। तो कंटिन्यूअस का काम है रनिंग दिखाना, ना तो वो स्टार्टिंग दिखाता है ना वो एंडिंग दिखाता है, वो क्या दिखाता है, रनिंग है भाई, काम शुरू तो हो चुका है, खत्म हुआ नहीं, यानी बीच में कहीं है। इस फीलिंग को कौन से टेंस से दिखाना है, कंटिन्यूअस से। तीसरा टेंस होता है परफेक्ट। अब ध्यान से मेरे मुंह से सुनना, एक शब्द निकलेगा, परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है। परफेक्ट शब्द का लॉजिकली एक ही मतलब है और वो क्या है, कंप्लीट। यानी कॉन्टिन्यूअस में जो काम चल रहा था वो परफेक्ट में कंप्लीट हो गया। तो परफेक्ट कैसे एक्शंस को दिखाएगा, जो काम पूरा। कॉन्टिन्यूअस कैसे एक्शन को दिखाएगा, जो रनिंग है। और सिंपल क्या दिखाएगा, है, काम है, इंसान है, जगह है, आदत है, ये है भाई। मुझे नहीं पता शुरू हुआ कि खत्म हुआ कि चल रहा था कि हो गया, कुछ नहीं पता, बस ये काम है। अगर वो चल रहा है कॉन्टिन्यूअस, निपट गया तो परफेक्ट, जिसे किताबों में लिखा जाता है इन दोनों का मिक्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद होगा, इसी में प्रेजेंट लगा के प्रेजेंट का बन जाता है, पास्ट लगा के पास्ट का, और फ्यूचर लगा के। अब ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें दो दो फीलिंग आ रही है, कंप्लीट की भी, रनिंग की भी। अब ये क्या चक्कर है भाई, ध्यान से सुनना। इसमें वो काम रखे गए हैं जो शुरू तो हो गए, हमें पक्का पता है शुरू हुए थे इस दिन, इस घंटे, इस मिनट, इस सेकंड, खत्म कब होंगे ये नहीं पता। काम शुरू होने का टाइम पता है, काम चल रहा है ये भी पता है, पर खत्म कब होगा ये नहीं पता। आपको अपना जन्म दिवस पता है, सांसें चल रही हैं ये भी पता है, मरण दिवस पता है। तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है फिलहाल, बिकॉज यू ऑल डोंट नो द एंड। चीज खत्म कहां होगी ये आपको पता ही नहीं है। प्रेजेंट मतलब, पास्ट मतलब, और फ्यूचर दिखाने के लिए यूज होता है। यानी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को अगर आप पेपर में देखते हैं तो विल और शैल का काम भविष्य दिखाने का है, सेकंड फॉर्म का काम बीता हुआ कल दिखाने का, और फर्स्ट फॉर्म का काम आज दिखाने का। अब इसी तरीके से कंटिन्यूअस वर्ब कहा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग जाए, परफेक्ट वर्ब कहा गया है जब वर्ब पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम होता है परफेक्ट फॉर्म। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाएगी काम का खत्म होना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी का नाम होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। यानी कि आईएनजी वाली वर्ब दिखाएगी काम का खत्म ना होना, या यूं कह लो काम अभी चल रहा है। अगर तुमने प्रेजेंट टेंस को ढंग से मेरे मुंह से सुन लिया तो पास्ट और फ्यूचर तुम खुद बना पाओगे। अगर प्रेजेंट टेंस का तरीका नहीं सीखा तो फिर इन तीनों को तुम रटोगे, जैसे बचपन में रटा था। प्रेजेंट की वर्ब रट ली, पास्ट की वर्ब रट ली और फ्यूचर की वर्ब रट ली, और रट्टा ज्यादा दिन चलता नहीं। तो कोशिश करना लॉजिक समझ आ जाए तुम्हें। अब लॉजिक क्या है, पहले टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट, यानी बेसिकली फोकस इसमें किस पे है, प्रेजेंट पे। और प्रेजेंट का सीधा सा मतलब क्या है, यानी इस टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर पक्का कौन सी फॉर्म मिलेगी सेंटेंस में, या फिर इसी फर्स्ट फॉर्म पे लग सकता है कौन, क्यों, वर्ब में सिखा चुकी हूं एसईआईएस वाली फॉर्म सिंगुलर और बिना एसईआईएस वाली फॉर्म। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ एसईआईएस वाली फॉर्म लगेगी सिंपल प्रेजेंट में। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो बिना एसईआईएस वाली फॉर्म लगेगी सिंपल प्रेजेंट में। अगर आप उसे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुंह से बोलो, जोर से बोलो,
सिर्फ तभी डू और डज का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप नॉट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो डू डज आएगा, आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो तो भी डू डज आएगा। ना आपको नोट चाहिए ना क्वेश्चन मार्क चाहिए तो डू डज भी नहीं चाहिए। उस केस में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस और एस, और ये दोनों चीजें सेम है, आप समझ रहे हो। डज यानी सिंगुलर और डू यानी प्लूरल। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, डू से नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाइए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, डज से नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाइए। ही डज नॉट डू दैट। क्या बोला मैंने? ही डज नॉट। डज क्यों लगा रही हूं? क्योंकि क्या जोड़ना है? नॉट। डज क्यों लगा रही हूं? क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अब इसी को इंटेरोगेटिव करना है तो बस मुझे डज ही बोलना है, ही डज की बजाय। समझे? ही डज नोट को अगर डज ही नोट करके सेंटेंस बना दे तो क्या बन गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस क्या है? ही डज दैट। नेगेटिव क्या है? ही डज नॉट डू दैट। इंटेरोगेटिव क्या है? डज ही नॉट डू दैट। समझ पा रहे हो बात को? दूसरे टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट का मतलब वर्ब की, और कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। यहां तक तो मैंने कुछ नहीं किया, बस टेंस के नाम के हिसाब से बोर्ड पे क्या लिख दी? वर्ब लिख दी। अब ध्यान देना मेरी तरफ। इंग्लिश में ना दो वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकती, ना दो मेन वर्ब ना दो हेल्पिंग वर्ब। एक मेन और एक हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, पर दो मेन वर्ब एक साथ कभी भी। पर हमें प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लिखना जरूरी है। तो जब इंग्लिश में दो वर्ब्स का झगड़ा होता है जगह बनाने के लिए, जैसे तुम्हारा होता होगा बैच में, कोने वाला बच्चा सरकता ही नहीं होगा। कोई लेट आया है तो कूद के जा बेंच पे से, मैं नहीं सरक के जगह दूंगा। तो जब दो बच्चों का झगड़ा होता है, यहाँ का स्टाफ आता है, कोई भी इधर प्रेजेंट है, बड़ा टीचर है वो आता है। इंग्लिश में जब वर्ब का झगड़ा होता है तो इनकी मम्मी आती है, और वर्ब की मम्मी कौन है? मदर ऑफ ऑल वर्ब्स इज कॉल्ड बी, यानी बी का नाम रख रखा है मदर ऑफ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सारे वर्ब्स जो जनरेट हुए हैं वो कहां से हुए हैं? बी से हुए हैं। और बी की होती है चार फॉर्म। कितनी? जोर से बोलो कितनी? पहली फॉर्म होती है इज एम आर, दूसरी फॉर्म वॉज वर, तीसरी फॉर्म बीन, और चौथी फॉर्म। जहां पर भी मेरे मुंह से बी निकलेगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चार फॉर्म्स में पाया जाता है बी, जिसमें पहली फॉर्म इज एम आर, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म। जहां पर भी दो वर्ब का झगड़ा होगा, कौन आया बीच में? अब बी कह रहा है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लो पर झगड़ो मत। बी क्या कह रहा है? भाई फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो मेरी फर्स्ट फॉर्म यूज कर लो पर झगड़ो मत। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाया गया इज एम आर के साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें ये चीज याद कराई जाती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस आईएनजी। अब हमने बोला प्रेजेंट, हमने बोला परफेक्ट, सही बात? प्रेजेंट यानी परफेक्ट, यानी प्रेजेंट यानी परफेक्ट, यानी तो वो एक साथ आ सकती हैं। झगड़ा हो रहा है, पर बी की फर्स्ट फॉर्म तो बेचारी पहले ही दान कर चुकी, अब तो कुछ बचा नहीं। अब बी फंस गई, मदद नहीं कर पा रही, तो थर्ड फॉर्म आती है मैदान में, और थर्ड फॉर्म कहती है भाई मेरा तो अकेले कोई सेंस है ही नहीं। मतलब थर्ड फॉर्म का ना अपना कोई पूरा मतलब नहीं होता, ये बात पता है तुम्हें? जैसे मॉडल्स का अपना पूरा मतलब नहीं होता, मॉडल्स अकेला इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वैसे ही थर्ड फॉर्म का भी अपना डन अकेले नहीं मिलेगा, उसके आगे चाहे तो हैज मिलेगा, चाहे हैव मिलेगा या हैड मिलेगा। अब इस बात को ऐसे समझ लो कि थर्ड फॉर्म है डरपोक फॉर्म, ये आती है 3 बॉडीगार्ड के साथ। कितने बॉडीगार्ड? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म कौन है भाई? डरपोक फॉर्म। V3 क्या होता है? थर्ड फॉर्म है डरपोक फॉर्म, उसको चाहिए कौन?
बॉडीगार्ड। कितने? पहली बॉडीगार्ड का नाम? ये जो हैजव होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म होते हैं, हैड इनके सेकंड फॉर्म और हैड ही, पता होगी ये बात तो। हैजव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड ही। अपने को प्रेजेंट में कौन चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन है? इस वजह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में स्कूल में याद कराते हैं हैज हैव के साथ। समझ में आया कुछ कुछ? दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। थर्ड फॉर्म का अपना मतलब नहीं है, उसे हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? हैज हैव और हैड की, क्योंकि बात प्रेजेंट में चल रही है तो हैड का तो कोई मतलब नहीं। कौन आ गए? हैज और हैव। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्या आपने को बात समझ आई? क्या हम श्योर हैं? अब अगला टेंस में क्या आ रहा है? प्रेजेंट भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूअस भी आ रहा है। प्रेजेंट यानी, परफेक्ट यानी, कंटिन्यूअस यानी। दो वर्ब एक साथ नहीं आ रही थी, तीन कैसे आएंगी? जब दो एक साथ नहीं आ रही तो तीन आना तो असंभव है, यानी इसके भी स्ट्रक्चर को सुधार की जरूरत है। तो शुरू हो जाते हैं। अगर हमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म में से बुद्धि लगानी हो तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म हैज और हैड के बिना नहीं आती, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह पे तो पक्का कौन आने वाले हैं? पर झगड़ा तो अभी भी नहीं निपटा, दो वर्ब तो अभी भी एक साथ रह गई, थर्ड और आईएनजी। बी है ना मदद करने के लिए। बी ने अपनी थर्ड फॉर्म थोड़ी ना दान की थी। कौन सी दान की थी? थर्ड तो बची है बेचारी के पास, तो जब तक मम्मी के पास बचा है खाने का सामान तो बांटने की कोशिश तो वो करेंगी। तो माता श्री ने यहाँ पे डोनेट कर दिया क्या? अब आईएनजी को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दो वर्ब एक साथ रही नहीं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया हैज हैव बीन आईएनजी, क्योंकि इसमें ना कोई शुरुआती समय होता है हमेशा। कल भी कहा था मैंने, शुरू होने का टाइम इसमें बताते हैं कि मैं एक हफ्ते से भूख हड़ताल पे हूं, मैं 3 दिन से पढ़ा नहीं हूं, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 6 महीने से उससे बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग टाइम तो है, तो उस स्टार्टिंग टाइम को दिखाने के लिए टाइम वर्ड्स आते हैं इसमें, सिंस और इन। तो सिंस और फॉर क्यों आए? टाइम दिखाने के लिए। सिंस और फॉर क्या है? टाइम वर्ड्स हैं। इनका काम ही इंग्लिश में क्या दिखाने का है? समय दिखाने का है। पास्ट बनाते हैं। पास्ट में सबसे पहला कौन सा? पास्ट में दूसरा कौन सा? पास्ट में और पास्ट में। सिंपल का तो कोई अपना मतलब है नहीं, पास्ट का अपना मतलब क्या है? सिंपल का अपना कोई मतलब है ही नहीं, और पास्ट का मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म। तो अगर सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सीधी सी बात है, लाइन में क्या दिखाई देगी? अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है तो वो बच्चा हैड बोल गया पर डिड आएगा। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगा था? डू और। तो डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो जब हम पास्ट कर रहे हैं तो डू डज का पास्ट हो जाएगा, और डू डज का पास्ट कौन है? डिड। तो निचोड़ ये बना कि या तो हमारी आएगी भाई फर्स्ट फॉर्म, और या फिर सेकंड फॉर्म के अलावा क्या आएगा? डिड आएगा। अगर सेकंड फॉर्म के अलावा हम लोग डिड को यूज कर रहे हैं तो वो या तो नेगेटिव करेगा या आई डिड नॉट हेल्प हर, आई डिड नॉट। अगर इंटेरोगेटिव करना है तो डिड आई हेल्प हर, पॉजिटिव करना है तो आई हेल्प्ड हर, पॉजिटिव करना है तो आई हेल्प्ड हर। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा करना है तो डिड आई नॉट हेल्प हर। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिड आई नॉट हेल्प हर। बच्चा एक गलती करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड तो याद रह जाता है, पर यह बात नहीं पता होती कि सेकंड फॉर्म अगर डिड के तौर पे आती है तो डिड इंग्लिश में अपने साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाता है, और कुछ भी इस्तेमाल होता ही नहीं है। अगर इंग्लिश की लाइन में कौन आ जाए, और सिर्फ डिड क्यों, डू डज भी। अगर आप कह रहे हो मेरा सेंटेंस याद करो, ही डज नॉट डू दैट बोला था, सेम है, ही डिड नॉट डू दैट बोलूंगी। समझे कि नहीं समझे? तो सिंपल पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म है बेटा, और सेकंड फॉर्म इंग्लिश में दो ही हैं, या तो डिड या मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म, और इन दोनों का इस्तेमाल सिंपल पास्ट में किया
जाता है। समझ गए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझा चुकी हूं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, और क्योंकि पास्ट पे दिखाना है तो पास्ट की सेंस यहां पे आती है वॉज और वर से। ठीक है, जहां पे भी इंग्लिश में वॉज और वर को आप आईएनजी के साथ यूज कर देंगे वहां पे टेंस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले लिखो पास्ट कंटिन्यूअस मींस वॉज वर के साथ आईएनजी। अब इसमें से वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और फीलिंग क्या आएगी? वो काम पास्ट में चल रहा था, है ना, पास्ट में चल रहा था। जैसे कल मैं टीवी देख रहा था, कल मैं सो रहा था, कल मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तो रहा था वाला मतलब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, तो उस सेंस में हमें यूज करना होता है वॉज वर के साथ आईएनजी। मैं कल तेरा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू येस्टरडे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू येस्टरडे। मैं कल टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आप कल मेरी क्लास लगा रहे थे, यू वर अटेंडिंग माई क्लास येस्टरडे, you were attending my class yesterday, you were attending। समझे? वर लगा रही हूं यू के साथ, वॉज बोल रही थी आई के साथ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, और सेंस क्या देगा? जो काम पास्ट में चल रहा था। जैसे आप जब हिंदी बोलते हो ना, वहां इनका कनेक्शन आप बना सकते हो। जैसे मम्मी कल खाना बना रही थी जब तू आया, My mother was cooking food when you entered. My mother was cooking food. मेरी मम्मी खाना बना रही थी जब तू आया, when you entered. Simple past. समझे? इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप स्पोकन की क्लास बहुत अच्छे से लगा रहे हो तो ये चीजें आपको आती होंगी कि वॉज और वर को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह की सेंस में इस्तेमाल करना है। तो टेंसेस आपके लिए बड़ा आसान खेल है फिलहाल। अगर आप इसको मिक्स करके देखोगे तो स्पोकन की क्लासेस को इसके साथ मिक्स करके देखो, लगभग सब कुछ आप पढ़ चुके हो। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया बेटा? वॉज वर के साथ आईएनजी। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना हो तो इसमें कोई अलग से वर्ब की जरूरत नहीं होती। आप कह सकते हो आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वॉज आई वॉचिंग टीवी। समझे? आप टीवी देख रहे थे, आप टीवी नहीं देख रहे थे, क्या आप टीवी देख रहे थे? मैं खाना खा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था? मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था? मैं पंखा चला रहा था, क्या मैं पंखा चला रहा था? क्या मैं पंखा नहीं चला रहा था? हाँ मैं पंखा नहीं चला रहा था। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बोले ना, इन सब में आपको यूज करना है। आई वॉज टर्निंग ऑन द फैन, वॉज आई टर्निंग ऑन द फैन? आई वॉज नॉट टर्निंग ऑन द फैन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट की वजह से तो हैड ही आ रहा है, परफेक्ट की वजह से बीन बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की वजह से आईएनजी बोल रहे हैं। अब क्योंकि इसमें भी काम शुरू होने का टाइम होता है तो इसलिए सिंस और फॉर। कल बता के गई थी फिक्स टाइम सिंस, ड्यूरेशन फॉर। सिंस कहां लगाएंगे? जहां फिक्स टाइम है। ड्यूरेशन के लिए क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। तो हैड बीन आईएनजी विद सिंस और फॉर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन आईएनजी किसके साथ? सिंस और फॉर के साथ। शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 2 hours, फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खाना बनाए चली जा रही थी। वो 3 दिन से सोए चला जा रहा था। इस सेंस में जब आप कहोगे कि पास्ट में ये काम हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था और इतनी देर से चल रहा था, तो उस सेंस में हमें कहना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम बताएंगे कि कितनी देर से वो काम चल रहा था। और जैसे ही टाइम बताएंगे सिंस और फॉर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सिंस कब लगाओगे? फिक्स टाइम के लिए, और फॉर कब लगाओगे? टाइम ड्यूरेशन के लिए। चलो जल्दी से थम्स अप डालो अगर अपनी दोस्ती इस टेंस से भी हो गई है। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट शब्द यहां थर्ड फॉर्म के लिए लगा है बेटा, और पास्ट को हम लोग दिखा रहे हैं हैज हैव, तो प्रेजेंट को दिखाता है, पास्ट को हम दिखा रहे हैं हैड से। तो जहां पे हैड और थर्ड फॉर्म को आप यूज कर रहे हो उसका मतलब टेंस पास्ट परफेक्ट है। अब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना कब है? जब आप पास्ट में उस काम को खत्म हुआ दिखा रहे हो कि मैं कल काम कर चुका था, बस तुझे बताना भूल गया।
है ना। कई बार आप अपने दोस्त को कहते हो कल ही कर चुका था यार, बस तुझे फोन करना भूल गया, कल ही कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड इट, आई हैड फिनिश्ड दैट, बस तुझे बताना भूल गया, बट आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई फॉरगॉट। सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, आई हैड फिनिश्ड इट, मैं इसे कर चुका था, तो काम मैं पहले ही कर चुका था, आपको बताना भूल गया बस। तो बताना भूल गया सिंपल पास्ट है, कर चुका था पास्ट परफेक्ट है। तो जब कोई काम पास्ट में ही खत्म हो गया, निपट गया, कंप्लीट हो गया, ये सेंस देना चाहते हो, जैसे कल वाले 25 इडियम मैंने कल ही खत्म करा दिए थे, कल ही कंप्लीट कर चुके थे हम इडियम, तो इसे मैं बोलूंगी आई हैड कंप्लीटेड द इडियम्स क्लास ऑलरेडी, आई हैड डन इट ऑलरेडी, मैं पहले ही इसे कर चुकी हूं, तो कर चुकी थी सॉरी। तो जहां पे भी आप लोग बोलोगे ना ये काम पहले ही हो गया, पहले ही हमने इसे कर लिया, तो वो सेंस में हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन इट। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आई डन इट। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, हैड आई डन इट। और नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट इंट्रोड्यूस कर देंगे, आई हैड नॉट डन इट, ही हैड नॉट डन इट, यू हैड नॉट डन इट, हैड यू डन इट, हैड यू डन इट। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। आई हैड डन इट, ही हैड डन इट, यू हैड डन इट, दे हैड डन इट, ये क्या सब है, सिंपल है। नॉट लगाते ही नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क आते ही इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन मार्क कब आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। क्वेश्चन मार्क कब आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दोगे। क्या मैंने ये कर लिया था, क्या मैं ये कर चुका था, ये सेंस में आएगा हैड आई, क्या मैं, हैड आई, क्या आप, हैड यू, क्या वो, हैड ही, क्या हम, हैड वी। समझे। बस एक बात जरूर याद रखना, जहां पे भी हैड यूज करो ना थर्ड फॉर्म लगाना, ये बात पक्का अपने दिमाग में जहन में उतारिए। अगर आप हैड को इंग्लिश में एज अ हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यूज कर रहे हो, और उसके साथ आप मेन वर्ब लगाना चाहते हैं, तो वो मेन वर्ब सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। जहां पे भी आप इंग्लिश में हैड बोलोगे उसे थर्ड फॉर्म के साथ ही आपने इस्तेमाल करना है, हैड अपने साथ, सिवाय थर्ड फॉर्म के किसी और फॉर्म को यूज नहीं करता है। आई हैड डन दैट वर्क, you had cooked food, she had helped me। समझे। तो मैं had बोलूंगी तो उसके साथ पक्का कौन सी फॉर्म बोलूंगी, थर्ड फॉर्म बोलूंगी। जल्दी से थम्स अप डालो अगर बात समझ आ गई है तो। फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर शब्द का मतलब होता है आने वाला कल। जब हमें कोई बात आने वाले समय की कहनी होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस का। जब हम कोई ऐसा काम, कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी चीज बता रहे हैं जो आने वाले कल में होगी, 1 महीने बाद होगी, 1 साल बाद होगी, एक ना एक दिन तो मैं मरूंगी, तो ये फ्यूचर है, क्योंकि ये ना आज है ना ये बीता हुआ कल है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये दिन कभी ना कभी आएगा, ये पल कभी ना कभी आएगा। बहुत बार हम कहते हैं एक बार मेरा टाइम आने दे फिर देखूंगा, बीच में इसकी टी शर्ट्स और पता नहीं क्या क्या चला था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो ये जो अपना टाइम आएगा यानी अभी नहीं है, इंतजार कर रहे हैं कि आएगा। तो ऐसी सेंस को हम कहते हैं कि क्या मिल रही है उसमें फीलिंग, फ्यूचर की मिल रही है। क्या फीलिंग मिल रही है उसमें, फ्यूचर टेंस की फीलिंग मिल रही है। अब फ्यूचर टेंस में भी वही 4 तरीके से एक्शन बटा हुआ है। सबसे पहले इंडेफिनिट या सिंपल, सबसे पहले इंडेफिनेट या सिंपल। अगर आपको पिछले क्लासेस याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, फ्यूचर का मतलब विल और शैल होता है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस को भविष्य की फीलिंग के साथ लिखना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, तो आपको उसमें विल और शैल पक्का इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो इंग्लिश बोलने में भी आपकी मदद करेगा, और ये गलती से आपने बचना है। सुनो ध्यान से, विल और शैल इंग्लिश में होती है मॉडल ऑक्सिलरी, और सारी की सारी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमें लगानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें आप विल और शैल का यूज कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे उसके साथ जो मेन वर्ब आएगी, क्योंकि मैं विल और शैल को कह रही हूं मॉडल ऑक्सिलरीज, और मॉडल ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो विल और शैल है हेल्पिंग वर्ब, यानी इन्हें मेन वर्ब चाहिए, और अगर इनके साथ मेन वर्ब आएगी, एक्शन आएगा, तो सिर्फ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के सिवाय कभी भी कुछ
कुछ भी विल और शेल के बिल्कुल साथ मेन वर्ब के तौर पे नहीं आ सकता है। एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों को कि विल कहां पे लगाऊं और शेल कहां पे लगाऊं। बेसिक की अगर हम बात करें तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन यानी बात को कहने वाला, तो आई और वी के साथ हमेशा इंग्लिश में लगाते हैं शेल। सेकंड और थर्ड पर्सन इनके साथ लगाते हैं विल। सेकंड और थर्ड पर्सन से हमारा मतलब होता है यू, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और बोलने वाले और सुनने वाले जिसके बारे में कह रहे होते हैं उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। ही, शी, इट, दे या किसी का नाम थर्ड पर्सन कहलाता है, उसके साथ लगाओ विल। बेसिकली आई और वी फर्स्ट पर्सन, हमारी बात सुनने वाला सेकंड पर्सन, हम दोनों जिसके बारे में कह रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो आई और वी के साथ लगाओ शेल, यू के साथ विल, ही, शी, इट, दे, नेहा, रोहन, पिंकी, सिंकी, डिंकी, किसी का भी नाम आप यूज कर रहे हो, टीचर, स्टूडेंट, हाउ, कुछ भी आप यूज कर रहे हो वहां पे आप लगा सकते हो विल। तो ये इंग्लिश बोलते हुए भी आपने ध्यान रखना होता है। जल्दी से थम्स अप डालो अगर यहां तक अपनी बात बन गई है तो। सिंपल फ्यूचर के बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी मैं कल भी 5:30 बजे आपको पढ़ा रही होंगी। समझ गए? क्या करूंगी? कल भी आपको, बल्कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी, मैं खाना पका रही होंगी, मैं सो रही होंगी, मैं आ रही होंगी, मैं जा रही होंगी। जब इस तरह की फीलिंग आए ना कि फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा, फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा, जैसे मम्मी पापा कहते हैं जब चलोगे ना जीवन के रास्तों पे अकेले तब तुम्हें मेरी याद आ रही होगी। वैसे पेरेंट्स ही बोलते हैं तब तुम्हें मैं याद आऊंगा, यानी वो सिंपल फ्यूचर बोलते हैं। मैं क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझा रही हूँ तो मैंने उस हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, तब तुम्हारे दिमाग में मेरी याद आ रही होगी। तो उस सेंस में हो जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जब कोई काम भविष्य में चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो कॉन्टिन्यूअस किसकी तरफ इशारा करेगा? इसमें आईएनजी की तरफ। फ्यूचर का इशारा किस तरफ होता है? विल और शेल। विल और शेल का फर्क अभी अभी मैंने आपको समझा दिया, और मैंने कहा था जहां भी विल और शेल आएंगे उसके साथ तो पक्का फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद है आपको? कहा था ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के तौर पे बीच में जोड़ना पड़ता है बी, क्योंकि विल और शेल का सेंस पूरा ही नहीं होता बच्चों जब तक उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ना हो। इस वजह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं विल शेल बी के साथ आईएनजी। आई विल बी टीचिंग यू, he will be helping him, she will be cooking food, यानी वो खाना पका रही होगी। इस तरह की फीलिंग के लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हो। जल्दी से सारे बच्चे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस बनाएंगे फटाफट। फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम खत्म हो गया है। जैसे मैं कहूं मैं खाना पका रही होंगी और मैं खाना पका चुकी होंगी। जब तक आप घर पहुंचोगे मैं खाना पका चुकी होंगी, जब तक आप स्टेशन पे आओगे ना मैं ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी होंगी, पहुंच चुकी होंगी। समझे? जब फ्यूचर में कोई काम हमें दिख रहा है कि खत्म हो गया है, हम फीलिंग दे रहे हैं कि फ्यूचर में ये हो चुका होगा। जैसे माँ बाप को कहें जब आप बूढ़े होगे ना तब तक तुम्हें कमाने लायक हो चुका होऊंगा। समझे? जब आप बूढ़े होंगे मैं कमाने लायक बन चुका होऊंगा। तो ये जो बन चुका होऊंगा, फ्यूचर में जब गारंटी ले रहे हो कि ये काम हो चुका होगा तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है? परफेक्ट की वजह से तो लगता है थर्ड फॉर्म, फ्यूचर की वजह से फ्यूचर की फीलिंग कौन देते हैं? विल और शेल। फ्यूचर की फीलिंग कौन देता है? विल और शेल। अब विल और शेल ऐसे मॉडल हैं जो किसके साथ चलते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसलिए बीच में हैव दिखाई देता है आपको इस टेंस के। तो क्या स्ट्रक्चर तैयार हो गया? विल शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यानी आप किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फ्यूचर परफेक्ट में लिखना चाहते हो तो आपको विल शेल हैव के साथ कौन सी फॉर्म दिखाई देनी चाहिए? थर्ड फॉर्म दिखाई देनी चाहिए। ही विल हैव रीच्ड होम, ठीक है, वो घर पहुंच चुका होगा। दे विल हैव परफॉर्म्ड वेल, वो अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे। कई बार होता है आप किसी मैरिज के लिए घर पे तैयार हो रहे हो और पापा पहले ही निकल जाते हैं, भैया तो इतना तैयार होने में समय लगा रहे हैं, मैं निकल रहा हूं। तो घर पे से जब हम निकलते हैं ना तो हम गेस कर रहे होते हैं अब तक तो वो खाना भी खा चुके होंगे।
होता है ना ऐसे सिचुएशन कि आप घर से निकल रहे हो और आपके पापा पहले ही निकल चुके हैं क्योंकि उन्होंने तो शर्ट पैंट पहननी है, चले जाना है, और महिलाओं को साजो श्रृंगार करने बहुत सारे समय लगता है। तो क्या है कि पिताश्री पहुंच चुके हैं, पर जब आप घर से निकल रहे हो तो आप पहले से ही क्या गेस कर रहे हो, वो तो खाना भी खा चुके होंगे, वो तो डीजे में भी नाच चुके होंगे, दुल्हन भी आ चुकी होगी, दूल्हा भी आ चुका होगा। ये जो इस तरह से हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना, उसको कह रहे हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। समझे? तो इसमें क्या हो रहा है, ही विल हैव डन इट, दे विल हैव गोन देयर, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। जल्दी से एक एक सेंटेंस बना दो फ्यूचर परफेक्ट का फटाफट से।